9th क्लास के जो फ्रांसीसी क्रांति जो कि हमारा पहला चैप्टर है उसका पार्ट 2 होने वाला है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बात करी थी कुछ तथ्यों के बारे में, जिसमें बताया गया था कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है और फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या क्या हुआ। और हमने पिछली वीडियो में ये देख लिया था कि जो फ्रांस है अब एक संवैधानिक राजतंत्र बन चुका है। फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ ये है कि जो भी वहाँ का राजा होगा उसकी जितनी भी शक्तियां होंगी वो निर्धारित होंगी एक संविधान के थ्रू। जो भी संविधान है उसकी शक्तियों पे क्या करेगा, लिमिट से लगाएगा, और जो भी वो व्यवहार कर रहा है तो उसको देख रेख कौन करेगा, संविधान करेगा। संविधान के अकॉर्डिंग ही अब राज्य जो है शासन करता था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो ये दिक्कत है राजतंत्र की, ये फ्रांस के निवासियों को सता रही थी, और इसी के कारण वहां पर एक चाहिए था गणतंत्रीय राज्य। गणतंत्रीय राज्य वो राज्य होता है जहाँ पे नॉर्मली एक सरकार होती है, जो कि सरकार चुनी जाती है वहां के लोगों के थ्रू। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, मतदान होता है। जो भी जितने भी सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। वोटिंग के बाद एक नेता चुनते हैं, और वो नेता ही या फिर उसकी जो पार्टी होती है वो पूरे देश में शासन करती है। और यही चाहिए था अब जितने भी फ्रांस के निवासी हैं उनको। तो इसलिए अब क्या हुआ, एक जैकोबिन क्लब की बात बताई थी। जो जैकोबिन क्लब में जो भी मेंबर्स थे वो धीरे धीरे साथ में इकट्ठा होते गए, और उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान करा कि भाई एक मीटिंग बैठती थी नॉर्मली, उसमें जितने भी जैकोबिन क्लब के मेंबर होते थे वो आते थे, अपनी बात रखते थे, और उन बातों के साथ ही क्या बनाई जाती थी, गवर्नमेंट को नियंत्रित करने के लिए नीतियां बनाई जाती थी, कुछ बातें होती थी। और उसी में जो जैकोबिन क्लब था वो धीरे धीरे क्या बन गया, एक राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। राजनीतिक समूह का अड्डा का मतलब ये है कि वहां पे जितनी भी अब बातें होती थी वो समाज में जितना भी राजनीतिक माहौल चल रहा है उनकी नीतियों के ऊपर बातें होती थी, और वो सरकार को नियंत्रण करने के लिए बात करते थे। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाले हैं वो फ्रांसीसी क्रांति में पहला है जैकोबिन क्लब, क्योंकि जैकोबिन क्लब से ही पता चलेगा कि जो हमारा फ्रांस है वो राजतंत्र से कैसे ही गणतांत्रिक देश बना। सेकंड जो टॉपिक होने वाला है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। मतलब जब फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई तो उसमें सबसे पहले सरकार कौन सी थी, उस सरकार ने क्या क्या करा, क्या वो सरकार सही से चल पाई या फिर नहीं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आतंकराज, कि जब फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई तब एक समय ऐसा आता है जहाँ पे आतंक का माहौल बन गया, या फिर कोई जो भी राजनीतिक स्थिति थी वो स्थिर नहीं थी, अनस्टेबल बार बार हो रही थी, और सरकार भी गिर गई। फिर एक शासन आएगा डायरेक्टरी का शासन, जिसमें कि एक नई सरकार आएगी, वो फ्रांस का शासन चलाएगी। फिर फ्रांसीसी क्रांति के जो भी कारण होंगे, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पर्पज से, जिसमें कि बताना पड़ता है कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है उसके इंपॉर्टेंट कारण कौन कौन से थे। जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब एक ऐसा क्लब था जो कि एक समिति थी जिसमें कि बहुत सारे लोग आपस में मिलते थे, फ्रांस में हो रही घटनाओं पे चर्चा करते थे, और वहां की राजनीति को नियंत्रित करने के लिए नीतियां बनाते थे। और इसका जो नाम पड़ा था वो भूतपूर्व एक कमेटी थी, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, इसके नाम से जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा था। और यह एक राजनीतिक अड्डा बन चुका था। जैसा कि मैंने बताया, राजनीतिक अड्डा मतलब जहां पे लोग जितने भी सरकार द्वारा नियंत्रण या फिर राजा द्वारा जो भी शासन चलाया जा रहा है उसको लेकर नीतियां बनाते थे, और लोगों की बात देश के सामने रखते थे, जिससे कि वो राजा उनकी नीतियों के थ्रू ही देश में शासन चलाए और उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे। सेकंड जो था कि जैकोबिन के जो भी सदस्य थे वो कौन कौन से थे। जैकोबिन क्लब में जो सदस्य थे वो थे कम समृद्ध लोग, जिनके पास पैसे की कमी थी, या फिर जो छोटे मोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, मजदूर थे, ऐसे लेवल के लोग थे जो कि जैकोबिन क्लब के मेंबर बने, और इन्होंने ही आगे जाके जैकोबिन क्लब को संभाला। फिर आता है जैकोबिन क्लब का जो नेता था, जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो कि आगे जाके फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करता है और सरकार में नेता बनता है। फिर आता है जो जैकोबिन क्लब के जो भी मेंबर थे उनका पहनावा क्या था। जैकोबिन क्लब के जितने भी मेंबर थे वो एक यूनिफॉर्म फॉलो करते थे, जिसमें कि यूनिफॉर्म में क्या होता था, एक धारीदार पतलून होती थी और लाल टोपी होती थी। और ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि जो भी लाल टोपी जो पहना करते थे वो एक तरीके से जो फ्रांस में हो रहा है राजतंत्र उसके अगेंस्ट
के लिए पहना करते थे, और जो वहाँ की जो भी औरतें थी उनको ये जो टोपी पहनना अलाउ नहीं था। अब जैकोबिन क्लब को एक नए नाम से भी जाना गया जिसे सो क्लोथ कहा जाता था। सो क्लोथ एक नाम पड़ गया जैकोबिन क्लब में। अब जैकोबिन क्लब में हुआ क्या, उन्होंने एक नीतियां बनाई और धीरे धीरे उन नीतियों को फॉलो करना चालू कर दिया। अब जब इसे देखते हुए गर्मियां जब फ्रांस में स्टार्ट हुई तो वहां पे क्या हुआ, खाद्य पदार्थों में या फिर जो डेली की रोजमर्रा की हमारी जो भी खाने पीने की चीजें उनमें महंगाई बढ़ने लगी। और ये कौन देख रहा था, जैकोबिन क्लब देख रहा था और फ्रांस के नागरिक देख रहे थे। उन्होंने फिर से एक जनसेना का गठन करा और धीरे धीरे वहां का जो महल था, ट्यूलिप्स का महल है, उस पर धावा बोल दिया था और वहां के जितने भी राजा के रक्षक थे उन्हें मार दिया। मतलब जो भी वहां के सैनिक सिपाही जो भी राजा की सेना में थे उन सबको मार डाला, और साथ ही साथ जितने भी जो भी राजा था उसे क्या कर लिया, जेल में बंद कर दिया। शाही परिवार को भी जेल में बंद कर दिया। अब जब जेल में बंद कर दिया तब उसके ऊपर क्या करा, कार्यवाही चली, और धीरे जब पता चला कि जब राजा को फांसी दे दी गई है और शाही परिवार को भी जेल में बंद कर दिया गया है, वहां पे फ्रांस का जो भी राजतंत्र था अब वो खत्म हो चुका था। अब बात आती है जो वहां का राजा था उसके ऊपर कार्यवाही तो चल रही थी, वहां का जो न्यायालय था उसने राजा को देशद्रोह के संदर्भ में एक दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुना दी। 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस में राजतंत्र है वो खत्म हो चुका था और एक गणतंत्र सरकार की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ पता चलता है कि जो फ्रांस है एक गणतंत्र राज्य बन चुका था। कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो फ्रांस में राजतंत्र था उसकी स्थापना खत्म हो चुकी थी, अब एक गणतांत्रिक राज्य की स्थापना हो गई थी जिसमें लोग थे, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार थी और वो सरकार ही लोगों पे शासन करती थी। यहाँ तक जितने भी समाज में जितने भी लोग थे, 21 वर्ष तक के जो भी नागरिक थे उन सबको मतदान देने का अधिकार दे दिया गया था, और साथ में एक सरकार की स्थापना हुई जिसका शासक था रोबेस्पियर। अगर बात करें कि जैकोबिन क्लब जब बन गया और एक फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई तो एक समय काल ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जिसमें कि आतंक का माहौल सारी तरफ बन चुका था, सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही थी, और इसी शासन को कहते हैं आतंक राज। आतंक राज का जो सन था, सन 1793 से सन 1794 तक का जो भी समय था उसे एक आतंक राज का ही समय कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम जो सत्ता थी वो रोबेस्पियर की सत्ता थी। रोबेस्पियर एक नेता था जिसने कि फ्रांस में गणतंत्र की जब स्थापना करी और अपनी नीतियों के साथ इतनी ऐसी तरह मतलब लोगों के साथ पेश आया, लोगों ने उसका बहिष्कार करना चालू करा। कुछ समय तक तो रोबेस्पियर की सरकार अच्छे से चली और उसकी नीतियां लोगों तक पहुंची और लोगों ने उसकी नीतियों को फॉलो भी करा। अब देखते हैं रोबेस्पियर सरकार के बारे में। रोबेस्पियर सरकार ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति बनाई। जब रोबेस्पियर की सरकार आई तो उन्होंने जो भी सरकार प्रजा पे नियंत्रण रखना था और दंड जो भी प्रक्रिया थी उसकी सख्त नीतियां बनाना चालू कर दिया। जितनी भी नीतियां होती थी वो सरकार द्वारा बनाई जाती थी और उसे प्रजा पे फॉलो करवा दिया जाता था। उसके हिसाब से जो भी शत्रु थे वो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के थे और अन्य राजनीतिक दल थे। कि रोबेस्पियर सरकार का ये मानना था जितने भी अन्य जो भी राजनीतिक दल है जिनकी विचारधारा रोबेस्पियर की सरकार की विचारधारा से मेल नहीं खाती, जो कि मतलब अलग काम करते हैं, वो उनके शत्रु हैं। साथ में समाज में जो भी कुलीन वर्ग के थे, कुलीन वर्ग मतलब छोटा वर्ग या फिर पादरी वर्ग के जो भी लोग थे हैं, वो समाज के क्या थे, शत्रु थे, और इसी कारण वो उनसे घृणा करता था, मतलब उन्हें पसंद नहीं करता था। और जो भी उनके हिसाब के जो भी शत्रु थे उन्हें उसने क्या कर दिया, उन पर कार्यवाही करी, उन सबको जेल में डाल दिया, और इस कार्यवाही में जो भी दोषी पाया जाता, जो भी गिल्टी पाया जाता, उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। अब गिलोटीन क्या था? गिलोटीन एक ऐसी मशीन थी जिसपे इंसान को रखा जाता था और उसे उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था और उसे मृत्युदंड वो दे देता था। साथ ही उसने एक ऐसे कानून बनाए जिसमें कि जो भी वस्तुओं की कीमतें थी और मजदूरी थी उन सबको अधिकतम सीमा में तय कर दिया। मतलब एक
मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई, कोई भी मजदूर है उसे इतनी ही मजदूरी दी जाएगी, या फिर कोई भी वस्तु है उसे इतनी ही कीमत पे बेचा जाएगा। यहाँ तक कि जो भी सफेद आटा होता था, जो कि मतलब महंगा होता था और लोगों द्वारा नहीं खाया जाता था, मतलब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उस पे भी उसने बैन लगा दिया और उसने गेहूं का वितरण चालू कर दिया। एक तरीके से राशन की दुकानें उसने चालू कर दी थी। अब इस चर्चा के बाद क्या हुआ, उसने क्या करा, चर्च जो थे, जितने भी चर्च थे वहां के, उन्हें बंद कर दिया और उन चर्च की जगह या फिर भवनों की जगह उसने दफ्तर बना दिए थे। जो भी सरकारी काम काज होता था अब उन चर्च की जगह पर होता था, या फिर जो भी वहां के आलीशान भवन थे उनकी जगह पे होता था। अब इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए जो वहां की प्रजा थी वो उससे दुखी हो गई कि भाई रोबेस्पियर के इतने कड़े कानून होते थे जिससे कि वहां की प्रजा दुखी हो गई, और उन्होंने 1794 में रोबेस्पियर पे कार्रवाई हुई और वहां के न्यायालय ने उसे क्या कर दिया, दोषी ठहरा के गिलोटीन पे चढ़ा दिया। मतलब जो सरकार थी, सरकार का जो शासक था जिसने ही गिलोटीन का मतलब गिलोटीन जो मशीन थी वो प्रजा के सामने लाया और जिसपे लोगों को वो चढ़ा दिया करता था, आज गिलोटीन पर उसी राजा को चढ़ा दिया गया था और उसे मृत्युदंड दे दिया गया था। इसके बाद जो शासन आता है वो डायरेक्टरी का शासन था। अब रोबेस्पियर की सरकार थी वो खत्म हो चुकी थी और एक नई सरकार आई जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। क्लब के खत्म होने के बाद एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ और मध्यम वर्ग ने ही क्या करा, इस सत्ता को चलाया। मध्यम वर्ग में जैसे कि हमें पता है कि ऊंचे या फिर जो भी व्यापार द्वारा जिन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली थी, मोटा पैसा कमा लिया था, वही लोग इस मध्यम वर्ग में शामिल थे और इन्होंने ही अपने अकॉर्डिंग अब सरकार को चलाया। उन्होंने एक नया संविधान बनाया और इस संविधान में क्या कहा गया, जो भी संपत्तिहीन लोग हैं, जिनके पास भाई पैसा नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन सबको मताधिकार से वंचित रखा गया कि मतलब उन्हें मत देने का अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिया गया। जो भी जिनके पास भी पैसा है, जो भी संपत्ति के मालिक है, केवल वही मताधिकार उन्हें मिलेगा और वही मतदान देंगे और डायरेक्टरी की सरकार को वो चुनेंगे। साथ ही साथ उसने एक विधान परिषद का गठन करा जो कि कानून या फिर नीति निर्माण का कार्य करती थी। डायरेक्टरी और विधान परिषद दो ऐसी संस्था थी जो भी कानून बनाती थी उस पर उनके क्या होते थे, विवाद होते थे या फिर झगड़े होते थे। उसी झगड़ों को देखकर वहां की सत्ता क्या हो गई थी, अस्थिर हो गई थी और धीरे धीरे वहां पर इसी सरकार में आपस में ही झगड़े चालू हो गए और यहाँ पे एक क्या लग गया, सैनिक शासन लग गया। और ये सैनिक शासन ही आगे जाकर किसने चलाया, नेपोलियन ने। और नेपोलियन का उदय यहीं से स्टार्ट होता है जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में फ्रांसीसी क्रांति की जो पूरी कहानी है कि फ्रांस में क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके कारण क्या थे, जैकोबिन क्लब कैसे बनता है, नेशनल असेंबली कैसे बनती है, फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कैसे होती है, बाद में वो राजतंत्र खत्म होके एक सरकार का उदय होता है या फिर एक गणराज्य बनता है फ्रांस, और उसके बाद भी वहाँ पे अस्थिरता होती है, नेपोलियन का शासन शुरू होता है। वहां तक की हमने सारी कहानी देख ली है। अब इसमें एक जो मेन क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उसके मेन जो कारण थे वो क्या थे, और ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और 10 मार्क्स में ऐसे। तो फ्रांसीसी क्रांति के जो मुख्य कारण थे वो थे, पहला सामाजिक कारण, वहां के आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। अगर हम बात करते हैं सामाजिक कारण की, तो वहां पर जैसे कि हमें पता है फ्रांसीसी क्रांति में जो मेन जो रीजन था उसका होने का, वहां के जो भी वर्ग विभाजन था, वहां के जो लोग थे वो 3 वर्ग में विभाजित थे। पहला प्रथम स्टेट, दूसरा द्वितीय स्टेट, तीसरा तृतीय स्टेट। और ये जो स्टेट का विभाजन था ये था जन्म के आधार पर कि जो भी जिस कुल में जन्म लेगा वो उसी स्टेट में माना जाएगा। अगर प्रथम स्टेट की बात करें तो इसमें पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट की बात करें तो इसमें कुलीन वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेट की बात करें तो इसमें बड़े व्यापारी, वकील, किसान, मजदूर आदि आते थे। मतलब बड़े से बड़े लोग भी आते थे और छोटे से छोटे लोग भी आते थे। तो जो प्रथम स्टेट था और द्वितीय स्टेट था उन्हें मिल रखे थे विशेष अधिकार, मिल रखे थे कि मतलब इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, सरकारी जो भी कामकाज होते थे उसमें बहुत ज्यादा छूट होती थी, और जो भी राजा द्वारा टैक्स लिया जाता था, टाइड और टाइल, वो इनसे नहीं लिया जाता था, वो लिया जाता था केवल तृतीय स्टेट के लोगों की वजह लोगों से।
और यही कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई, क्योंकि जो तृतीय स्टेट के लोग थे उसमें जितने भी नागरिक थे, बड़े व्यापारी हो गए, वकील हो गए, किसान या फिर मजदूर हो गए, वो सारे इसी चीज से परेशान थे क्योंकि उनकी आमदनी कम होती थी और जो भी उनके साथ एक तरीके से आर्थिक भेदभाव किया जाता था, केवल उन्हीं से टैक्स लेना है और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को विशेषाधिकार देना। यही अगर हम टैक्स की बात करें तो उस टाइम तृतीय स्टेट से 2 टैक्स लिए जाते थे। पहला जो था वो था टाइड। टाइड जो टैक्स था वो लिया जाता था तृतीय स्टेट से और ये चर्च द्वारा वसूला जाता था। वहां पे जो चर्च थे, चर्च में टैक्स देना होता था, कर देना होता था और ये एक धार्मिक कर होते थे जो कि तृतीय स्टेट के लोगों को ही चुकाने पड़ते थे और कहीं ना कहीं यही आगे जाके एक कारण बना फ्रांसीसी क्रांति का। दूसरा जो टैक्स था वो था टाइल, और जो ये टाइल टैक्स था ये भी तृतीय स्टेट के लोगों को ही देना पड़ता था। किसे? सरकार को, कि जब भी सरकार टैक्स वसूलेगी तो वो तृतीय स्टेट से वसूलेगी और इस टैक्स को कहा जाने लगा टाइल। अब राज्य के जितने भी कर होते थे, जितने भी टैक्स होते थे, वो केवल तृतीय स्टेट के लोग को ही देने पड़ते थे और ये ही इसी से लोगों के बीच में गुस्सा भड़का और धीरे धीरे एक क्रांति का शुरुआत होने लग गई। फिर आता है दूसरा कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब होता है जो भी पैसे से रिलेटेड या फिर वहां पे जितनी भी मंदी चल रही है, मजदूरी है, कीमतें हैं, लोगों की मांग ज्यादा है, उत्पादन कम है, उन सभी समस्याओं को लेके आर्थिक कारण बने और यही आर्थिक कारण भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे फ्रांसीसी क्रांति के होने के लिए। फ्रांसीसी क्रांति का जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्थिक कारण था वो था निर्वाह संकट। निर्वाह संकट मतलब जो वहां पे लोग थे उनकी जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि आगे जाके 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। कि मतलब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी, उस कंपैरिजन में जो अनाज की मांग थी वो भी बढ़ रही थी, अनाज का जो उत्पादन हो रहा था वो उस लेवल से नहीं बढ़ रहा था, जिससे कि क्या हो गई, जो मांग थी और कीमत थी वो तो ज्यादा हो गई और उत्पादन वहीं के वहीं कम था, जिससे कि जो बड़े लोग थे और छोटे लोग थे, मतलब जिनके पास संपत्ति ज्यादा है और जिनके पास संपत्ति है ही नहीं या फिर कम है, गरीब लोग हैं, उनके बीच एक डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया और खाई चौड़ी होती चली गई। उत्पादन कम था, मांग ज्यादा थी, पाव रोटी की जो कीमत थी या फिर रोजमर्रा की जो भी कीमतें थी हैं वो तेजी से बढ़ रही थी कि भाई जो अब गरीब आदमी था वो पाव रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और इसी के कारण हमने पढ़ा भी था कि बेकरी पे कालाबाजारी होने लग गई और बेकरी पे भी लोगों ने आक्रमण कर दिया था ये, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था फ्रांसीसी क्रांति के होने का। मजदूरी और कीमत में कमी की, अगर मजदूरी की बात करें कि जो मजदूर जो भी मिल्स में काम करते थे उनकी मजदूरी वहां के मालिक तय करते थे और जैसे जैसे मांग या फिर कीमतें बढ़ रही थी उस हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ रही थी और धीरे धीरे वो लोग भी जो रोजमर्रा की चीजें थे वो नहीं खरीद पा रहे थे और उनके बीच भी आक्रोश भड़का और उन्होंने भी फ्रांसीसी क्रांति में अपनी भूमिका निभाई। सूखे या फिर ओले के कारण अनाज के उत्पादन में कमी, जब ज्यादा ठंड पड़ गई थी तो वहां पर क्या हो गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया या फिर ओले ज्यादा बरसने की वजह से वहां की जो फसल थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी और जो गरीब लोग थे अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और अमीर जो या फिर बेकरी वाले जो लोग थे उन्होंने कालाबाजारी करना शुरू कर दिया। तो यही कुछ आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब जो तीसरा और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है वो है राजनीतिक कारण। किसी राज्य में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनका जो मेन कारण होता है वो राजनीतिक कारण ही होते हैं। जैसे कि मध्यम वर्ग के लोग थे, अब मध्यम वर्ग का उदय बाद में हुआ और इस मध्यम वर्ग में कौन थे, शिक्षक, वकील और भी बहुत सारे जने थे जो कि किसके अगेंस्ट थे, जो भी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को जो भी विशेषाधिकार मिले थे, जन्म के आधार पे उन्हें भेदभाव किया जाता था कि तृतीय स्टेट को ही कर देने पड़ेंगे, प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेषाधिकार है, तो वो इस चीज के अगेंस्ट थे और उन्होंने इस चीज को लेकर प्रश्न उठाने चालू कर दिए। तथा जब राजा ने कर बढ़ाने की बात करी थी मीटिंग में, तब जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या कहा था कि एक मताधिकार होना चाहिए और उस मतदान के थ्रू ही कोई भी नीति निर्माण है वो लागू किया जाना चाहिए, जिसे कि राजा ने मना कर दिया था। तभी एक नेशनल असेंबली बनी थी और नेशनल असेंबली बनना भी एक बहुत ज्यादा राजनीतिक कारण था फ्रांसीसी क्रांति का।
बाद में नेशनल असेंबली का गठन हुआ, जिसने कि एक संविधान बनाया। संविधान के थ्रू ही क्या हुआ, एक क्रांति हुई और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना। बाद में जैकोबिन क्लब बना, ये भी एक राजनीतिक समिति थी जिसमें कि लोगों ने क्या करा, फ्रांस के राजतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया था और वहां पे एक गणतंत्र राज्य की स्थापना करी। तो पहला सामाजिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण और तीसरा राजनीतिक कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक फ्रांसीसी क्रांति के होने पर। ओके।